नमस्कार दोस्तों। बिहार में आज नीतीश कुमार के आधिकारिक आवास एक अणे मार्ग पर विपक्षी एकता की बैठक आज संपन्न हो गई। इस बैठक में 15 दलों के 27 नेता उपस्थित थे। 2.5 घंटे विपक्ष के नेताओं की एक बैठक चली और इस 2.5 घंटे के विचार विमर्श पर फिलहाल कुछ बहुत अच्छा निकल कर नहीं आया जिसे कहा जा सके कि विपक्षी एकता की बैठक पहली बैठक बहुत सफल रही। ऐसा नहीं कहा जा सकता। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस बैठक के बाद पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए विपक्षी नेताओं ने कहा कि विपक्ष मिलकर लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो विपक्ष पहले से भी इस बात में सहमति बन रही थी कि हम मिलकर लड़ेंगे। आज की जो प्रतीक्षित बैठक थी जिस पर पूरे देश की नज़र थी कि विपक्ष आज जो बैठक करने जा रहा है उसमें कोई एक नई बात लेकर आएगा और जनता को अवगत कराएगा कि हम इस मुद्दों पर इस तरीके से और इस तरीके से लड़ने का हम प्लान कर रहे हैं, हमारा यह कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष इसमें असफल रहा है। आज आप देखिए 15 दलों जो विपक्ष के दल हैं वो सब इकट्ठे हुए, सबके बड़े नेता थे, डिसीजन मेकिंग लीडर सब उपस्थित थे। ममता बनर्जी उपस्थित थी वहाँ पर, डीएमके के तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन उपस्थित थे, अरविंद केजरीवाल उपस्थित थे, कांग्रेस की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी उपस्थित थे, समाजवादी पार्टी की ओर से अखिलेश यादव थे, आरजेडी की तरफ से लालू यादव, तेजस्वी यादव थे, हेमंत सोरेन थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है विपक्ष का जो जमावड़ा था, इनको आज की बैठक में जब 2.5 घंटे बैठे थे उन्होंने किसी ना किसी मुद्दे पर एक बड़ी सहमति बनाकर जनता के बीच आज पत्रकार वार्ता में बताना ही था कि इस बड़े मामले पर हमने इस तरीके से तय कर लिया है। ममता बनर्जी ने कहा कि यह तय है कि हम विपक्ष मिलकर लड़ेगा, मोदी का विरोध करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को बाहर करेंगे, इसके लिए हमें खून भी बहना पड़ा तो हम उसके लिए तैयार होंगे। ये तो ममता बनर्जी पहले से बंगाल में कहते आ रही है और वैसे भी ममता बनर्जी की बंगाल का जो राजनीति का चरित्र है तो खून बहाने का है। अभी आप देख लीजिए पंचायत चुनाव के पहले नामांकन में किस तरीके से खून बहाया गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि विपक्ष के पास फिलहाल आज सिर्फ बैठने से ज़्यादा एक औपचारिकता निभाने के लिए आए थे। इसमें वह किसी मुद्दे पर सहमति बनाने की उनकी मनोदशा नहीं थी। सारा विपक्ष एक दूसरे को तौलना चाहता था आज कि कौन क्या रुख अपनाता है। अरविंद केजरीवाल यह जानना चाहते थे इस बैठक में कि दिल्ली में जो अध्यादेश लाई है केंद्र सरकार उसके खिलाफ कांग्रेस का रुख क्या होता है। दूसरे और दल अपने अपने एजेंडे के तहत इस बैठक में आए थे, लेकिन फिलहाल इसमें कोई बहुत सार्थक बातें निकल के नहीं। आप देखिए आज जो 15 दल उपस्थित हुए थे जिनके 27 नेता इस बैठक में थे, उसमें उन लोगों की अगर लोकसभा सीटों की बात करें तो इन लोगों की कुल मिलाकर लोकसभा सीटें हैं 135। तो विपक्ष 135 सीटों वाला विपक्ष 303 सीटों जिसमें अकेले भारतीय जनता पार्टी के 303 सीटें को चुनौती देने की तैयारी कर रहा है। तो विपक्ष को यह बात समझना होगी कि अगर आपके पास 135 संयुक्त रूप से 135 सांसद है तो आपको 135 सांसद और लगेंगे अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा से आपको बाहर करना है, सत्ता से बाहर करना है 2024 के चुनाव में। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल विपक्ष की ऐसी स्थिति और इतनी ताकत नहीं है कि वह मिल के लड़के और अतिरिक्त 135 सीटें जीत सके। देखिए आप अगर 2024 में मोदी को चुनौती देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं, तो आपको जनता के बीच बताना होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने आपका विकल्प क्या है, कौन सा चेहरा है जो मोदी के सामने आप देना चाहते हो। जनता निर्णय करेगी कि वह चेहरा मोदी से बेहतर है या मोदी उस चेहरे से बेहतर है। उसके बाद जनता 2024 में आपके बारे में निर्णय लेगी। फिलहाल विपक्ष इस स्थिति में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि 2024 तक भी विपक्ष एक सर्वमान्य चेहरा जो प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री के सामने प्रधानमंत्री के रूप में विपक्ष संयुक्त रूप से पेश कर सके, ऐसी स्थिति विपक्ष की नहीं आने वाली। विपक्ष किसी भी तरीके से अभी इस स्थिति में है कि पहले अपन एक चुनाव लड़ो, सत्ता में आओ, बहुमत लाओ, आपस में मिलकर फिर डिसाइड करेंगे प्रधानमंत्री किसे बनाना है। तो मुझे लग रहा है अगर विपक्ष इस रणनीति पर काम कर रहा है तो यह रणनीति सफल नहीं होने वाली है। देखिए आज की बैठक में आप यह तय नहीं कर सके कि विपक्ष एक उम्मीदवार देना चाहता है तो वो किस चुनाव चिन्ह पर लड़ेगा। नंबर 2 कॉमन मिनिमम प्रोग्राम क्या होगा। नंबर 3 होगा कि क्या कोई एक नया राजनीतिक दल बनेगा या कोई एक कमेटी बनेगी, जिस कमेटी में जो कमेटी एक संयुक्त घोषणा पत्र कॉमन घोषणा पत्र बनाएगी और उस कमेटी के दिशा निर्देश पर चुनाव होगा। अभी तक आप तय कर नहीं सके। हालांकि उन्होंने कहा है कि अभी दूसरी बैठक शिमला में होगी जो शायद 10 या 12 जुलाई को होने वाली है, उसमें वह तय करेंगे कि अगला प्रोग्राम कैसे होगा। लेकिन फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिस हिसाब से देश में लोकप्रियता है और सबसे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष के पास अभी ऐसा कोई भी चेहरा नहीं है जो मोदी को चुनौती दे सके। देखिए आज जो विपक्ष के लोग बैठे थे उनके अगर आप सांसदों की संख्या देखोगे तो किस तरीके से है।
कांग्रेस के 52 सांसद है। उसके बाद तृणमूल कांग्रेस को आप दे दो तो उसके लोकसभा में 22 सांसद है। डीएमके स्टैंडर्ड की पार्टी के 23 सांसद है। केजरीवाल का 1 सांसद है। नीतीश कुमार के 16 सांसद है। नीतीश कुमार के 16 सांसद तब है जब 2019 का लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ा था। तेजस्वी यादव आरजेडी का तो एक भी सांसद नहीं है। हेमंत सोरेन के 2 सांसद है। शिवसेना के जरूर 16 सांसद होते थे, लेकिन एकनाथ शिंदे के विद्रोह के बाद अब उनके पास 4 सांसद है। शरद पवार के पास 4 सांसद है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, लेफ्ट का अगर देख लो तो 2 या 3 सांसद है। तो मुझे लग रहा है कि इस छोटी छोटी पार्टियों के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुनौती नहीं दी जा सकती। भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश की पार्टी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, भारत की नहीं, भारत की सबसे अनुशासित पार्टी है। विपक्ष परिवारवाद की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस आधारित पार्टी है। तो परिवार पर आधारित पार्टियां कैसे कैडर बेस पार्टी को हराएंगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अब देखते हैं इनकी अगली बैठक में क्या निर्णय होता है। हालांकि यह तय है कि फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोई चुनौती नहीं है। विपक्ष कितनी भी एकता की कोशिश कर ले, देश की जनता और देश का मूड मोदी के साथ है। और मुझे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री के 9 साल के कार्यकाल जो अभी जून में कंप्लीट हुए हैं, 29 जून को, मुझे ऐसा लगता है कि देश की जनता ने मूड बना लिया है। 8 महीने बाद जो लोकसभा के चुनाव है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएंगे और विपक्ष की एकता धराशायी होगी, यह तय है। फिर भी हम देखेंगे कि विपक्ष की जो बैठक होने जा रही है उस पर नजर रखेंगे, क्या उसमें से एकता का सूत्र निकल के आता है, कैसे चुनाव लड़ते हैं और उसके पीछे, एकता के पीछे क्या संकेत राष्ट्रीय स्तर पर छुपे हैं, प्रादेशिक स्तर पर छुपे हैं, वह उसका हम विश्लेषण करेंगे और आपके बीच उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।